गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री से एक बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं और वह उस टॉपिक का नाम है क्वांटम नंबर। बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हमारी चारों तरफ जितने भी तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, वे सब किसी न किसी परमाणु से मिलके बने होते हैं। और ये जो परमाणु होता है, चूँकि बहुत ही छोटा होता है, उसको आँखों से देखना संभव नहीं और उसे समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि जो हमारा परमाणु होता है वह लगभग 10 की घात 10⁻⁻10 मीटर्स के साइज़ का होता है। परमाणु एटम का जो साइज़ होता है 10 की घात -10 मीटर के साइज़ का होता है, जबकि जो हमारा न्यूक्लियस होता है परमाणु के अंदर, इस न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की घात 15 मीटर के साइज़ का होता है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है, जो नाभिक है, वह बहुत ही छोटा एक क्षेत्र है जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर के क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाएंगे, इसको जानने के लिए जिस नंबर्स की आवश्यकता होती है उस नंबर को हम क्वांटम नंबर कहते हैं। क्वांटम नंबर या क्वांटम संख्या कहते हैं। तो क्वांटम संख्याएं वास्तव में क्या हैं? ये 4 प्रकार के नंबर हैं जिनकी सहायता से हम किसी भी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनकी स्थिति का सही निर्धारण कर पाते हैं। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं। सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं। सेकंड जो है प्रिंसिपल यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। सेकंड द्विगंशी क्वांटम संख्या। थर्ड चुंबकीय क्वांटम संख्या। और जो फोर्थ माना जाता है वह चक्रण क्वांटम संख्या कहलाता है। क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या को हम इंग्लिश में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं, और इसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, शो करते हैं। द्विगंशी क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर कहलाता है और इसे हम स्मॉल l से शो करते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या को हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं और इसे स्मॉल m से शो करते हैं, जबकि चक्रण क्वांटम संख्या, इसे हम स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं और इसे स्मॉल m से s से शो करते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या को हम स्मॉल s से शो करते हैं। तो आइए अब इन जो चारों क्वांटम संख्याएं हैं इनको एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मुख्य क्वांटम संख्या यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसकी बात करते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वह n से डिनोटेड होता है, प्रदर्शित किया जाता है। और सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम संख्या के बारे में बोर नामक जो साइंटिस्ट है उसने उन्हें एक्सप्लेन किया। बोर नामक वैज्ञानिक ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताया और यह मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, इनके बीच के एवरेज डिस्टेंस को, औसत दूरी को प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वह न्यूक्लियस से कितनी दूरी पर पाया जाता है। इस प्रकार से इसके द्वारा हम एटम के यानी कि परमाणु के आकार को एक्सप्लेन करते हैं। इससे हम साइज ऑफ एटम इसको जान पाते हैं।
यह पाया गया है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वह सामान्य तौर पर इसका जो वैल्यू होता है वह 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से होता है, अर्थात n का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होता। कम से कम एक ऑर्बिट अवश्य होता है, एक कोश अवश्य होता है परमाणु के चारों ओर। अतः प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान 0 नहीं होता, इसका मान 1 से स्टार्ट होता है और जितनी संख्या में हमारे पास कोश होते हैं उसका मान इस प्रकार से बढ़ता जाता है। यदि नाभिक के चारों ओर, जैसे मान लीजिए हम इसको एक नाभिक मानते हैं, इसको नाभिक मानते हैं, अगर इसके चारों ओर एक कोश है, सिंगल कोश है, तो इसका मान n=1 होगा और इसे हम के शेल कहते हैं, के शेल कहते हैं। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए एक और हो जाए, यानी कि n=2 हो जाए, तो इसको हम एल सेल कहते हैं। एक और हो तो n=3, इसको एम शेल कहते हैं, और एक और हो तो n=4, एन शेल कहलाता है। तो इस प्रकार से यदि मुख्य क्वांटम संख्या का मान 1 है तो वह के शेल, 2 एल शेल, 3 एम शेल, 4 एन शेल। वैसे अभी तक जो हमारे आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें शेल की संख्या यानी कि आवर्त की संख्या मैक्सिमम 7 तक अभी हमें प्राप्त हुई है। ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है या मुख्य क्वांटम संख्या है, यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन जो है किस ऑर्बिट में है, उसकी एनर्जी क्या है। इस प्रकार से यह पाया गया है कि जो सबसे कम एनर्जी सेल है, कम एनर्जी वाला शेल है यानी कि कोश है, एनर्जी शेल, उसमें के शेल यानी कि के कोश की एनर्जी सबसे कम होती है, इससे अधिक एल कोश की एनर्जी होती है, इससे अधिक एम कोश की एनर्जी होती है और इससे अधिक एन कोश की एनर्जी होती है। अर्थात के जो है सबसे कम ऊर्जा वाला कक्षक है, जबकि ये एन जो है वह अपेक्षाकृत अधिक ऊर्जा वाला कक्षक है। तो इस प्रकार से मुख्य क्वांटम संख्या के अधिक मान जैसे जैसे होता जाएगा वह बताता है कि नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं वो अधिक एनर्जी शेल में उपस्थित हैं। इसके अलावा मुख्य क्वांटम संख्या यह भी बताती है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो है जो ऑर्बिट में पाए जाते हैं उसका मैक्सिमम नंबर कितना पाया जाएगा। तो यह बताया गया है कि परमाणु के नाभिक में, परमाणु के जो नाभिक हैं, नाभिक के चारों ओर, परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो कोश है यानी कि जिसको कि हम ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट में अधिकतम इलेक्ट्रॉन को हम 2n² के रूप में व्यक्त कर सकते हैं और यह बताता है कि किसी भी एनर्जी शेल में अभी तक जो हमें ज्ञात हुआ है एलिमेंट्स का, उसमें 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा किसी भी एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से जो मुख्य क्वांटम संख्या है वह मुख्य रूप से हमें परमाणु के आकार को व्यक्त करती है, बताती है। चलिए अब अगला देखिए। सेकंड जो क्वांटम नंबर है दैट इज कॉल्ड द एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और क्वांटम नंबर, इसको हम हिंदी में द्विगंशी क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम संख्या, और इसे हम स्मॉल एल से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले द्विगंशी क्वांटम संख्या के बारे में समरफील्ड नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसे प्रस्तावित किया था। और सामान्य तौर पर द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है वह हमें
जो ऑर्बिट है उसके पास कितने सब शेल हैं यानी कि उपकोश हैं उसके बारे में बताती है। सब शेल के बारे में यह हमें जानकारी देती है। इस प्रकार से नाभिक के चारों ओर जो सब शेल है उसका आकार किस प्रकार का है यह भी हमें द्विगंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से पता लगता है। और यह बताया गया है कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है अर्थात L, इसका मान n पर डिपेंड करता है और इसका मान n-1 तक होता है। अर्थात यदि n बराबर 1 होगा तो L का मान 0 होगा क्योंकि n से 1 कम है। यदि n बराबर यानी कि मुख्य क्वांटम संख्या बराबर 2 है तो L का मान 0 और 1 अर्थात इसके दो मान होंगे परंतु इसका वैल्यू जो है 1 तक जाएगा। यदि n बराबर 3 है तो L का मान 0, 1 एंड 2 यहाँ तक जाएगा। n बराबर 4 है तो L का मान 0, 1, 2 एंड 3 यहाँ तक जाएगा। और यह बताया गया है कि यदि L का मान 0 होता है तो जो उपकोश है वह गोलीय आकार का होता है, गोलाकार होता है, उसका शेप गोलाकार होता है। यदि L बराबर 1 है तो जो उपकोश है उसकी जो आकृति होती है वो डंबल शेप्ड होती है, डंबल शेप्ड होती है। अर्थात अगर S है उसको हम लोग इस प्रकार से गोलाकार व्यक्त करते हैं, जबकि L = 1 होने से वह डंबल शेप्ड कहलाता है इस प्रकार से। यदि L = 2 है तो इसे हम डबल डंबल कहते हैं, डबल डंबल शेप्ड। अर्थात जैसे मान लीजिए ये एक्सिस है तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 इस प्रकार से उसका साइज हो जाता है। जबकि L = 3 होने पर इसका जो आकार है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको हम लोग फ्यूज्ड आकार कहते हैं क्योंकि उसे पेपर में बना पाना संभव नहीं हो पाता, ये काफ़ी जटिल होता है, जटिल संरचना होती है, इसलिए इस चित्र को बना पाना पॉसिबल नहीं हो पाता। इसके साथ ही जो द्विगंशी क्वांटम संख्या है वो यह बताती है कि यदि L = 0 है तो जो कक्षक होगा वह S कक्षक कहलाएगा यानी कि S सबशेल कहलाएगा। यदि L = 1 होगा तो इसे हम P कक्षक कहते हैं। L = 2 होने पर इस कक्षक को हम D कक्षक कहते हैं, जबकि L = 3 होने पर इसे हम F कक्षक कहते हैं। और S कक्षक में या P या D और F ये जो 4 सबसेल हैं इनमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अधिकतर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स इन सबशेल, इसको हम 2L+1 के फॉर्मूला से व्यक्त करते हैं। और यह देखा गया है कि जो S सबशेल है इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2 पाए जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। P सबशेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जो D सबशेल है इसमें 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो F सबशेल है इसमें 14 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से द्विगंशी क्वांटम संख्या के माध्यम से हम परमाणु के नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किन किन सबशेल में यानी कि उपकोश में पाए जा रहे हैं, उनका आकार कैसा है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इसके बारे में हमें महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। अगला तीसरा जो हमारा क्वांटम संख्या है उसे हम मैग्नेटिक क्वांटम संख्या कहते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या अर्थात चुंबकीय क्वांटम संख्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, या इसे हम हिंदी में चुंबकीय क्वांटम संख्या कहते हैं। चुंबकीय क्वांटम संख्या, ये जो क्वांटम संख्या है इसको सबसे पहले जीमन नामक वैज्ञानिक ने एक्सप्लेन किया था।
और इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इस प्रदर्शित करते हैं। यह जो क्वांटम संख्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या, वह चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों को रखने पर उनके अभिविन्यास को बताता है। अभिविन्यास यानी कि ओरिएंटेशन को बताता है, एक्सप्लेन करता है। और यह पाया गया है कि जो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या यानी कि m है, इसका मान -L से +L तक होता है, अर्थात इसका मान ऋणात्मक द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान से धनात्मक द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान तक होता है, अर्थात -L to +L। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या हमें मैग्नेटिक फील्ड में जो स्पेक्ट्रल लाइन है, स्पेक्ट्रल लाइन की स्प्लिटिंग को बताता है, उसके विपाटन को, किस प्रकार से वो टूट रहा है, इसे बताता है। n के किसी भी मान के लिए, n के किसी भी दिए गए मान के लिए m का जो मान होता है वह n² के बराबर होता है। मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान n² के बराबर होता है, जबकि L के दिए गए मान के लिए मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का जो मान होता है वह 2l+1 के बराबर होता है। तो आइए इसे हम देखें कि यदि n = 1 है, जैसा कि हमने देखा, यदि जो मुख्य क्वांटम संख्या उसका मान 1 है तो L का जो मान होगा वह n-1 अर्थात 0 होगा। चूँकि L का मान 0 है अर्थात m का मान भी 0 होगा। यदि n = 2 है तो L का मान 0 और 1 होगा। 0 होने के कारण मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का जो करस्पॉन्डिंग मान है वह भी 0 होगा, जबकि यदि L का मान 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या के मान जो है, चूँकि इस पर डिपेंड करते हैं, -1, 0 और +1, अर्थात -L to +L तक जाएगा थ्रू 0। तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या का मान -1, 0 और +1 तक होगा। इसी प्रकार से एक और देखें, यदि n = मान लीजिए 3 है तो L का मान 0, 1 और 2 होगा, और 0 होने की स्थिति में m का मान भी 0 होगा। L का मान 1 होने की स्थिति में m का मान -1, 0, +1 होगा, जबकि L का मान 2 होने की स्थिति में m का जो मान है वो -2, -1, 0, +1 और +2, इस प्रकार से इसके मान को हम लिखते हैं। तो चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान द्विगंशीय क्वांटम संख्या के मान पर निर्भर होते हैं, और इसे हमने देखा कि किस प्रकार से इसका मान -L to +L होता है। इसके बाद एक और हमारा जो क्वांटम संख्या है, चौथा क्वांटम संख्या, जिसको कि हम लोग स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं, उसके बारे में देखें। स्पिन क्वांटम नंबर, इसे हम हिंदी में चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। चक्रण क्वांटम संख्या, और इसे स्मॉल s से हम डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले चक्रण क्वांटम संख्या के बारे में गोल्डश्मिट एवं उलेनबेक नामक साइंटिस्ट लोगों ने इन्होंने बताया था। जो s का मान है, अर्थात चक्रण क्वांटम संख्या का मान है, वह +12 एवं -12 तक होता है। किसी भी नाभि के चारों ओर जब अपने ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव करता है, घूमता है, तो घूमते हुए उसका जो स्पिन है, उसकी जो चक्रण है, वह या तो क्लॉकवाइज होती है जैसे घड़ी के तीर के निशान के अनुसार, या एंटी क्लॉकवाइज होती है घड़ी के तीर के विपरीत। तो यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण है वह क्लॉकवाइज होगा, जिसको कि हम लोग हिंदी में दक्षिणावर्त रोटेशन कहते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णन,
घूर्णन, तो उस स्थिति में स्पिन क्वांटम संख्या का मान हम +12 के रूप में व्यक्त करते हैं और इसे खड़े तीर के माध्यम से व्यक्त किया जाता है। यदि इसका जो रोटेशन है वह एंटी क्लॉकवाइज हुआ तो इसे हम वामावर्त घूर्णन कहते हैं और इसे हम -12 के रूप में या नीचे तीर के हिसाब से भी व्यक्त करते हैं। तो प्रत्येक कक्षक में घूमने वाले या पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ के रूप में व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार से इन चारों क्वांटम संख्या के आधार पर हम परमाणु में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की स्थिति को सही समझ पाते हैं। आइए देखें कि ये जो चारों क्वांटम संख्या है उसे हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे। जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा, इसमें थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा। यदि n का मान 1 है, l का मान 0 होगा, m का मान 0 होगा और s का जो मान है वह +12 एंड -12 ये होगा। इसके लिए यदि n बराबर 2 है तो l का मान 0 और 1 होगा। इसमें ध्यान देंगे कि यदि l = 0 है तो m का मान जो है वह भी 0 हो जाएगा और इसके लिए इलेक्ट्रॉन +12 एंड -12 के रूप में व्यक्त किए जाएंगे इसके स्पिन क्वांटम नंबर को। जबकि अगर l = 1 है तो m का मान -1, 0 और +1 होंगे। -1 होने की स्थिति में इलेक्ट्रॉन को हम +12 और -12 के रूप में लिखेंगे। 0 के लिए भी हम +12 और -12 के रूप में लिखेंगे। +1 के लिए भी +12 और -12 के रूप में लिखेंगे। तो इस प्रकार से यदि l = 0 है तो s जो हमारा शब शेल है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं। जबकि यदि l = 1 होने की स्थिति में यहाँ पर हमें p शब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलते हैं। एक और उदाहरण देखें। यदि n = 3 है तो l का वैल्यू जो है वह 0, 1, 2 तक जाएगा। m का मान 0, यहाँ पर -1, 0 और +1 और 2 की स्थिति में -2, -1, 0, +1 एंड +2। हर जो हमारा क्वांटम संख्या है, मैग्नेटिक क्वांटम संख्या, उसके लिए स्पिन क्वांटम संख्या के दो मान होंगे, +12 और -12, +12, -12, +12, -12। इस प्रकार से +12, -12, +12, -12, -12, +12, -12, +12, -12। यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को देखें तो मैग्नेटिक क्वांटम संख्या 0 के लिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वह s ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन हैं, अतः इसका मान 2। 1 होने की स्थिति में यह p ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है, इसका मान 6 और l का मान 2 है तो यह d ब्लॉक में जाएगा और d ब्लॉक में यहाँ पर सभी ये जो 5 मैग्नेटिक क्वांटम संख्या है सबके पास 2-2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण मैक्सिमम क्वांटम इलेक्ट्रॉन की संख्या 10 तक होगी। और इसी प्रकार यदि f ब्लॉक होता तो f ब्लॉक में 14 इलेक्ट्रॉन हमें मैक्सिमम देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे क्वांटम संख्याएं हैं वह परमाणु के नाभिक के बाहर जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी स्थिति को सही बताने में परमाणु के शेप, आकार, दिशा, अभिविन्यास आदि के बारे में जानकारी देने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अतः जितने भी हमारी क्वांटम संख्या है उसको सही से समझना आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। चूँकि यह केमिस्ट्री का बेस है, अतः बेस हमारा मजबूत होना चाहिए ताकि हम आगे जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको आसानी से बना सकें। आइए इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं कि जो क्वांटम संख्या है इसके ऊपर किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए बच्चों, अब हम क्वांटम नंबर के ऊपर जो
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसकी बात करें जो विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन संभव नहीं है? ऑप्शन जो दिए गए हैं, n बराबर 4, l का मान 3 है और m का मान 0। यदि हम इसमें बात करें तो क्या ये संभव है? n इज़ टू 4, तो जैसा कि आपको मालूम है कि यदि n का मान 4 है तो l का मान जो होगा 0, 1, 2 एंड 3। तो चूँकि l का मान 3 है इसलिए ये पॉसिबल है। और m का मान जो है वह -3 टू +3 तक होगा, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है। अतः यह एक पॉसिबल आंसर है, यह संभव है। दूसरा ऑप्शन देखें, n बराबर 4। यदि n बराबर 4 है तो l का मान 2 है और m का मान जो है -3 से +3 तक है, अर्थात 1 पॉसिबल है इसमें। n इज़ 4। यदि n इज़ 4 है तो l का मान चूँकि n-1 होता है, तो इसलिए इसका जो पॉसिबल ऑप्शंस है 1, 2, 0, 1, 2 एंड 3। चूँकि इसमें 4 नहीं आ रहा है, अतः ऑप्शन 3 n इज़ 4, l इज़ 4 और m इज़ 4 ये पॉसिबल नहीं है। अतः इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न देखें, परमाणु संख्या 19 पोटेशियम के सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या क्या होगी? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और यह प्रश्न काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछे गए हैं। तो यदि हम पोटेशियम की बात करते हैं तो पोटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन जो होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1। तो जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन है वह 4s1 का है। तो चूँकि ये 4s1 है, अर्थात यहाँ पर जो n का मान है वो 4 होगा। तो अब यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए गए हैं, n बराबर 4 ऑप्शन बी में है और ऑप्शन 4 में है। यदि n बराबर 4 है तो यहाँ पर 4s का मान दिया गया है, अर्थात l इज़ टू 0 होगा, तभी s ऑर्बिटल पाया जाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि l इज़ टू 0 जो है ऑप्शन सेकंड में है यहाँ पर, जबकि ये l इज़ टू 2 यहाँ पर दिया गया है। तो चूँकि ये s ऑर्बिटल की बात कर रहा है, तो जिसके लिए ऑप्शन l जो है वह 0 का होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2, n इज़ 4, l इज़ 0, m इज़ 0, s इज़ +½ अगला प्रश्न है, निम्न में से किस परमाणु के आद्य अवस्था में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के सेट n इज़ 4, l इज़ 0, m इज़ 0 और s जो है +½ सही है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोडियम, क्लोरीन, क्रोमियम एंड रुबिडियम। अब यदि हम इसमें देखें कि किस परमाणु के लिए ये जो 4 क्वांटम नंबर दिए गए हैं, तो इसके लिए हमें सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। आपको मालूम है सोडियम, आपको मालूम है कि ये जो सोडियम होता है इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1s2, 2s2, 2p6, 3s1 होते हैं, जबकि क्लोरीन के लिए 17 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। क्रोमियम जिसका परमाणु क्रमांक 24 होता है, इसमें कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1
3d5 अबॉव के नियम के हिसाब से इसका अपवाद है, तो 4s1 3d5 होता है। जबकि रुबिडियम का परमाणु क्रमांक 37 होता है, तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 एंड 5s1। यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन इस प्रकार से होगा। अब जो हम प्रश्न में दिया गया है n = 4, तो n = जो 4 है यहाँ पर इस ऑप्शन में दिया गया है क्रोमियम के साथ और रुबिडियम के साथ दिया गया है 4s1 एंड 4s2। यहाँ पर l = 0 है। अब जैसा कि आपको मालूम है कि यदि l = 0 है तो वह s ऑर्बिटल में होगा, तो यहाँ भी s ऑर्बिटल है और यहाँ भी s ऑर्बिटल है। m = 0, तो l का मान अगर 0 है तो इसका मान 0 होगा, अतः ये दोनों ऑप्शन अभी तक सही चल रहे हैं। अब यदि हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो s का मान +½ होता है। आपको मालूम है कि प्रत्येक कक्षक में जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें पहला कक्षक का जो स्पिन होता है वो ऊपर की ओर अर्थात +½ और दूसरे कक्षक जो है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका स्पिन नीचे की ओर अर्थात -½ होता है। तो प्रश्न अनुसार ये जो इलेक्ट्रॉन है वो पहला इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो यहाँ पर 4s1 ये पहला इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा है हमें, तो इसका आंसर जो है वह क्रोमियम 24 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखें, सोडियम परमाणु क्रमांक 11 के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है। सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन अर्थात 11 सोडियम के लिए 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ये जो 3s1 है यह हमारा सोडियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें 3 है अर्थात n का मान हमारा 3 आ रहा है, तो ये जो 3 ऑप्शन है सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें n का मान 3 है। पहला ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसमें n का मान 2 दिया गया है। इसके बाद s ऑर्बिटल है। s ऑर्बिटल तब होता है जब l का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे l का वैल्यू 0 जो है ऑप्शन नंबर 2 में है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन 2। n = 3, l = 0, m = 0 और s = +½ ये चारों जो है वह सोडियम के लिए, सोडियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए सही प्रूफ हो रहे हैं। अगला प्रश्न एक और देख लेते हैं, निम्न में से कौन संभव नहीं है। इसमें निम्न में से कौन संभव नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब यदि हम बात करें एक एक ऑप्शंस की, n का वैल्यू 3 है। अगर n का वैल्यू 3 है तो l का मान 0, 1 एंड 2 तक पहुंचता है और m का मान -2 से +2 तक जाएगा, तो ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, n = 4, तो l का वैल्यू 0, 1, 2 एंड 3 और m का वैल्यू -3, -2, -1, 0, 1, 2 एंड 3, तो यहाँ भी 0 आ रहा है, तो ये भी वैलिड है। अगर हम तीसरा ऑप्शन की बात करें 3, अब यदि यह 3 है, n का वैल्यू 3, n = 3, तो l का वैल्यू जो है वह 0, 1 एंड 2 तक जाएगा क्योंकि n -1 तक जाता है और m का वैल्यू -2, 2 +2 तक जाएगा। अब यहाँ पर जो ऑप्शन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए -3 दिया है,
वह यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो निम्न में से कौन संभव नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। तो बच्चों, क्वांटम नंबर पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं, काफ़ी अधिक संख्या में ये प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने अभी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है एक रिहर्सल के लिए। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ आए होंगे। बहुत सारे प्रश्न हैं, आपको कोई भी प्रश्न के संबंध में डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, निश्चित तौर पर आप सफलता की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप सभी को बेहतर भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कीप वॉचिंग। थैंक यू।